दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना हो या रोजगार के नए मौकों पर निर्माण हो, मोदी 3.0 एक्शन में है। विकास को रफ्तार देने के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा फोकस अब अगले 100 दिनों के एजेंडे पर है। मोदी सरकार ने अपने नए कार्यकाल के साथ ही रूरल थीम पर कई फैसले लिए हैं, जो सेक्टर के लिए बढ़िया आउटलुक पेश कर रहा है। कई मंत्रालयों ने अपने 100 दिनों के एजेंडे की तस्वीर पेश कर दी है। कृषि मंत्रालय की बात करें तो दलहन और खाने के तेल के इंपोर्ट पर फोकस कम करने के साथ साथ एथेनॉल सप्लाई बढ़ाने पर जोर देने की बात की गई है। इसी तरह कई और मंत्रालयों के 100 दिनों के एक्शन के प्लान तैयार है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। किन सेक्टर पर होगा ज्यादा फोकस? हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक तेजस मेहता। प्रकाश, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कल हमने देखा मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है और मेजर की पोर्टफोलियोज बीजेपी के जो पुराने उन्हीं को मिला है मंत्रियों को। और आप बताइए कि अगले 100 दिनों का एजेंडा अब किस तरह का होगा और कौन सी चुनौतियां आगे होने वाली है? देखिए, पोर्टफोलियो के एलोकेशन के साथ ही इस बात पे जो संशय की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर 100 डेज एजेंडे का क्या होगा, उसमें अब कोई दुविधा नहीं है। मैं इस बात को काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोकेशन पे अगर आप नज़र डालें तो जो की पोर्टफोलियोज़ हैं वो सारे बीजेपी के मिनिस्टर्स के पास हैं। और इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सारे पुराने वही चेहरे हैं जो कि मोदी 2.0 में थे, मोदी गवर्नमेंट 2.0 में थे। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूटी है और जो रिफॉर्म्स के प्रोसेस पहले शुरू किए गए थे उसको लगातार जारी रखने में भी कोई अब दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। टॉप 4 मिनिस्ट्रीज बीजेपी के पास हैं, मिनिस्टर्स भी वही हैं जो पहले थे। उसके अलावा जो की पोर्टफोलियोज़ हैं, इसमें हेल्थ को छोड़ के, अगर आप हेल्थ छोड़ दें जो कि बीजेपी के ही पास है, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने इसके कार्यभार को संभाला है। पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी के पास ही है, रेलवे अश्विनी वैष्णव के पास ही है, कॉमर्स पीयूष गोयल के पास ही है। तो ये तमाम जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पहले के मिनिस्टर्स के पास हैं या बीजेपी के पास है। हाउसिंग अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर के पास, बीजेपी के नेता। पावर मनोहर लाल खट्टर के पास, बीजेपी के नेता। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो भी जो है वो बीजेपी के लीडर, और अब जो कि पहले कैबिनेट में भी वो मिनिस्टर थे प्रहलाद जोशी, उनके पास है। कंज्यूमर अफेयर्स भी उनके पास है। तो एक कंटिन्यूटी है, रिफॉर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक सवाल 100 डेज एजेंडे का है, उस पर काम पहले से चुनावों के दौरान भी उस पर काम चल रहा था, सेक्रेटरीज उस पर काम कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि अब उसमें नए सिरे से काम की शुरुआत होगी। हाँ, अब ये होगा कि जो मिनिस्टर जिन्होंने चार्ज लिया है अब उसको वो काफ़ी केयरफुली देखेंगे। उनको अगर उसमें कुछ बदलाव चाहिए तो वो बदलाव करेंगे। कंसल्टेशन की प्रक्रिया की भी शुरुआत होगी इंडस्ट्री के साथ और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। एक फाइनल प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जहां पर कैबिनेट की मंजूरी की ज़रूरत होगी वहां पर कैबिनेट को अप्रोच किया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये तमाम ऐसे प्रस्ताव जिनको कि अंतिम शक्ल दिया जाएगा वो आगामी बजट में, जो कि जुलाई में पेश किया जाना है चालू फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो फुल फ्लेजेड बजट होगा उसमें इसको शामिल किया जाएगा। तो 100 डेज के एजेंडा पर काम करने की शुरुआत हो गई है, अब उसको अंतिम रूप देना है और उसके बाद इस पर सरकार जो है इसको बजट में शामिल करेगी। तो ये तैयारियां हैं और उसमें मोटे तौर पे हम बड़े बदलाव नहीं देखते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स भी वही हैं, मंत्रालय भी वही हैं, सरकार भी वही है। थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी
मंत्रालय वही है, मिनिस्टर्स भी वही है, जो की पोर्टफोलियोज है वो भी वही है, लेकिन एक चेहरा, कुछ जो नए चेहरे हैं और कुछ नए पोर्टफोलियो जिन्हें मिले, उनमें एक नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का, जिनको एक अहम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय दिया गया है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और एमपी में जिस तरह का शिवराज सिंह ने काम किया है, उसके बाद केंद्र में उनकी क्या भूमिका रहेगी? क्या किसानों को वो मना पाएंगे, या फार्मर्स लॉ जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे पहले, उनको फिर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के स्टेचर के हिसाब से देखें तो उन्हें काफ़ी मुफीद मिनिस्ट्री मिली है, और जिसमें उनकी दिलचस्पी भी है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, और सरकार के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री ने इसकी मंशा भी जाहिर की जब उन्होंने तीसरा कार्यकाल संभालने के पहले दिन, जब उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया, तो उन्होंने जो पहला दस्तखत किया, वो पहला ऑर्डर क्या था आपको भी याद है। उन्होंने किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि के 17वें इंस्टॉलमेंट को जारी करने के लिए उस पर दस्तखत किए। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कीम को जारी रखा गया है और 17वें इंस्टॉलमेंट को जारी किया गया, यानी कि किसानों के खातों में जो इंस्टॉलमेंट के रूप में 2,000 रुपए की रकम डिपॉजिट किए जाते हैं, वो किए जाएंगे। तो सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगले 5 सालों में उनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहने वाली हैं, और किसान, फार्मर्स, उनकी इनकम बढ़ाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रह सकता है। और उस दृष्टिकोण से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ज़रूरी रिफॉर्म्स हैं वो कैसे आएंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। किसानों की जो इनकम है उसको कैसे बढ़ाई जाए। एमएसपी की मांग, एमएसपी गारंटी देने की मांग, ये बहुत बड़ा डिमांड है जो कि पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, वेस्टर्न यूपी के किसानों ने इसकी मांग की है। लिहाजा एमएसपी को किस रूप में लागू किया जाए, इस पर किस तरह की गारंटी दी जाए, दलहन तिलहन की जो फसलें हैं उसकी पैदावार कैसी बढ़ाई जाए, जो कि ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाली फसल है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जहां पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। आज की ज़रूरत के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी को लेकर क्या पीएलआई स्कीम की ज़रूरत है, सरकार को कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना चाहिए। ये सब कुछ ऐसे मसले हैं जिस पर कि काफ़ी कंसल्टेशन की ज़रूरत है स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके बाद सरकार अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगी। लिहाजा शिवराज सिंह के पास बड़ी चुनौती है मोदी गवर्नमेंट 3.0 में कि वो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म करें। जी प्रकाश, ये तो हो गई बात, और इसी के साथ हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। तेजस मेहता से भी बात कर लेते हैं। प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तेजस जी, मोदी कैबिनेट में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है और बड़े पोर्टफोलियोज जो पुराने मिनिस्टर्स थे उन्हीं को मिले, लेकिन चुनौतियां नई हो सकती है और होगी भी सही। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए कौन सी नई चुनौतियां होने वाली है मोदी 3.0 गवर्नमेंट में? देखिए, ये एक दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहले तो हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी जो होती है सरकारों के बीच में, वो शामिल हो रही है। पहले पहले वाला सरकार हो, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो तीनों सरकारों में एक ही जो लोग आते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि कंटिन्यूटी रहती है, पॉलिसी बदलती नहीं है, जो प्रधानमंत्री भी एक ही रहते हैं। और तीसरा, जो मंत्री होते हैं, वो भी जब एक ही होते हैं, तो जो ईज़ ऑफ बिज़नेस कहा जाता है, एक एक जो हम फाइनेंस की बात करें, तो जो लोग, जो कंपनियाँ जो बिज़नेस करना चाहती है, सरकार उसे परमिशन लेना चाहती है, जो हज़ार कारण होते हैं, वो मंत्रालय में जाते हैं। तो सब लोग जब जाते हैं, तो उनको एक कंटिन्यूटी होती है कि वो ही मंत्री है, कोई और व्यक्ति नहीं है। तो वो एक ब्रेकिंग ऑफ द आइस जो कहते हैं, कोई नया मंत्री आएगा तो उससे जान-पहचान करनी पड़ेगी, 2-3 महीने चले जाते हैं उनको समझने में, तो वो सब अभी नहीं होगा। क्योंकि अभी मालूम है सबको कि अभी कौन होने वाला है, तो अभी वही लोगों के साथ काम करने पड़ेगा। चुनौतियाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी बात ये है कि इकोनॉमिकली हम देखें तो इन्फ्लेशन अभी पिछले काफ़ी महीनों से कम हो गया है और ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये एक अच्छा समय है नई सरकार के लिए शुरू करने के लिए। लेकिन अब पूरे विश्व में देखें तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ अभी भी है। भारत एक लौता एक इलाका और देश है जो एक शाइनिंग एग्ज़ाम्पल है, कैसे इस माहौल में भी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि चुनौतियाँ
हम कहीं से भी भारत को झेलनी ही पड़ेगी, इसका कोई और चारा है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो टीम है इस हालातों में मुझे लगता नहीं कि और कोई वित्त मंत्री हो सकता था या विदेश मंत्री हो सकता था। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुना है, मुझे लगता है सबसे बेहतर टीम ही पॉसिबल है। जी। तो मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं, अमित शाह के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती हो सकता है। और हम आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल पर। तो सिविल एविएशन एक वॉलेटाइल सेक्टर रहा है हमेशा से, और जिसकी कमान मिली है 36 साल के यंग सांसद को। और राम मोहन नायडू को जिस तरह से इसकी कमान दी गई है, उनके लिए कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां होगी? जैसा कि हमने देखा है डीजी यात्रा और वन नेशन वन टैक्स का भी एक इशू रहा है हमेशा से। एटीएफ को जीएसटी में लाना भी एक इशू रहा है। तो उनके लिए सिविल एविएशन मंत्री के तौर पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां और कौन कौन सी चुनौतियां सामने आने वाली है? देखिए, आपने जो मुद्दे उठाए, जाहिर सी बात है वो मुद्दे हैं ही, और मुझे लगता नहीं है वो अकेले इसको उसका सामना करने वाले हैं। ये तो सरकार को तय करना है कि जीएसटी का मामला ये सब सरकार तय करना है। मुझे लगता है सबसे अहम जो चीज अभी है वो है एक पहले तो जो हम अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में देखा था, एक प्लेन लैंड कर रहा था और दूसरे एक बहुत नजदीक एक दूसरा प्लेन आ गया है। हुआ क्या है कि मुंबई जैसे जो आर्थिक राजनीति कही कही जाती है हमारे देश की, वहाँ 1 घंटे में लगभग हैंडल कर पाती है मुंबई की एयरपोर्ट, लगभग 40 से 50 विमान कर पाती है। लेकिन ये ऑफिशियल फिगर है, लेकिन जो अनऑफिशियली वो हैंडल करते हैं वो लगभग 55 के वहाँ है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत रिस्की हो गया। तो दिखाता क्या है कि हमारे हम मुंबई के लिए एक नए एयरपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। नवी मुंबई में होने की बात हो रही है, लेकिन ये और 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं और डेडलाइन समाप्त हुआ तो। तो मुझे लगता है कि नए एयरपोर्ट की बहुत ही ज़रूर है। नए विमान तो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंडिगो भी ला रही है, एयर इंडिया भी ला रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पूरे देश में, वो भी बहुत बड़े पैमाने में इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्पेशली हमारे मेट्रोज़ में। कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, दिल्ली में भी ये देखा जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज़ फार एज़ एयरपोर्ट इज़ कंसर्न्ड, मुझे लगता है एक अहम एक फोकस रहा है इस सरकार का, और मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में और भी हम देखेंगे कि छोटे शहरों में और एयरपोर्ट्स आएँगे, और बड़े शहरों में ज़ाहिर-सी बात है आने ही वाले हैं। जी, तो चुनौतियां और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और इसी के साथ महंगे हवाई टिकटों पर भी एविएशन मंत्री ने एक चिंता जताई। 18 नाउ स्वदेश से खास बातचीत में एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि वो इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित में। आप आंध्रा को क्या सौगात या what is Let me remind you that in 2014 also Ashok Gajpati Raju Garu, who was from our party, who was from Andhra, he was leading our civil aviation department, and he has done wonders at that time, especially for the state of Andhra Pradesh, where new airports were required. He has given the sanctions, he has given the funds. Where new connectivity is required, he has called in all the people and he has connected our Andhra Pradesh to rest of the country and rest of the world also. And so many different infrastructure projects have come in. But when the change in government happened in the state, a lot of these projects were put at a back hold and nothing progressed. But now I am going to take charge and I am going to make sure that whatever projects are pending in civil aviation, they get a huge kickstart and they are completed in a record time. Which airport Not in just Andhra? completed within time, record time. Especially Bogapuram Airport. This is for the North Andhra and it was a special airport that's being built in a new area which is going to cater for 3 important districts in North Andhra region where I am also part from. So I have a specific interest in that project and I want to make sure that it is coming up at a world class level and it is completed in a record time. मैं लास्ट क्वेश्चन, इतने लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, अभी इन लोगों की तरफ से मेजर डिमांड क्या है कि सर वी वांट एयरपोर्ट की हमारा एयर फेयर हवाई किराया, मेजरली व्हाट सॉर्ट ऑफ इनपुट्स दैट यू आर गेटिंग इन एंड when is the first time you are going to do? Let me tell you, most of these people have come from Andhra Pradesh and all. Okay. So their major intention is do good. Do good for the country, do good for the state. That is their general this thing, good wishes that they're giving. But specifically
Typically, like you said, there are some specific requests. One thing I would say is that improve the infrastructure in the airports. Okay. Second is that the prices of the tickets have risen for some whatever reason. So I specifically am not an expert right now, so I can't comment on that. But I really want to delve into this issue. I want to have a special meeting with my department also and find out more and more into this issue and how to make them little more accessible, available for the people of this country. तेजस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और आपके साथ चर्चा काफ़ी अच्छी रही, और शुक्रिया। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे महारेरा के महा एक्शन की। मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स, रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। गॉड, इतना पानी आ गया है। पापा जी बारिश हो रही है? वाह, छत टपक रही है। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है। तो देर ज्यादा ही नहीं होगी। हेलो, यू घर है, इसकी शादी नहीं कि बिना एडवाइस के डिसीजन ले लिया। इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स पे देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस। और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। गुड, तो एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में एक होगा। Filatex Fashions, crafting premium socks in India for top brands like Adidas and Disney with global technology, now expands into mining through its subsidiary Filatex Mines and Minerals Private Limited. Unlocking new potential, company has announced on June 7, 2024 a subdivision equity shares from ₹5 to ₹1 each per Companies Act 2013. मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स, रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉगिन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो, बदलो देश के साथ। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात करते हैं एक अहम मुद्दे की। इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जुटाकर अपने लिए एक आशियाना खरीदने का सपना देखता है, लेकिन अगर आपकी मेहनत की कमाई बिल्डर्स की वजह से अटक जाए तो आशियाना किसी आफत से कम नहीं बन जाता। लेकिन महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी यानी महारेरा ने घर खरीदारों के हितों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। महारेरा ने डेवलपर्स पर बड़ा एक्शन लेते हुए बंद पड़े 1750 हाउसिंग प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है। कई और डेवलपर्स पर कार्रवाई की तैयारी है। कईयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महारेरा ने बिल्डर्स के लिए नियम भी बनाए हैं। इन सब कदमों का मकसद घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है, ताकि खरीदार किसी झांसे में आकर बंद पड़े प्रोजेक्ट में पैसा न लगा दे। आम लोगों के हितों से जुड़ी इस खबर की पूरी
ही डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट राम प्रभु भी जुड़ गए हैं। रमेश प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। सर, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि जिन प्रोजेक्ट्स में रेरा ने एक्शन लिया है और जिन प्रोजेक्ट्स में पहले से निवेश कर चुके लोगों को अब क्या करना चाहिए, क्या सुझाव होगा आपका? नहीं, देखिए, जिन्होंने निवेश किया है वो तो उनको अपना अपना घर मिल जाएगा। इन्होंने जो सस्पेंशन जो किया है, ये महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो आपको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ता है हर 3 महीने में एक बार, आप प्रोजेक्ट में किस तरह से प्रगति कर रहे हैं और क्या क्या आपका निवेश हुआ है और बैंक अकाउंट किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, ये पूरा जानकारी और एनुअल ऑडिट होती है, वो भी देना जरूरी था। ये जब नहीं देते हैं और इसका जानकारी जब डिपार्टमेंट को नहीं मिलता है, तो इन्होंने शो कॉज नोटिस इश्यू करके आप ही इसको क्यों नहीं कर रहे। और दूसरा कारण ये भी है, प्रोजेक्ट का मान लीजिए आपने 31 दिसंबर 2023 का डेट दिया है, लेकिन 23 हो गया, उसके बाद आपने एक्सटेंशन भी मांगा नहीं, आपने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, मतलब काम हो रहा है नहीं है, ये बात नहीं हो रहा है। इसके लिए मारेरा ने उनको शो कॉज नोटिस देने के बाद और उसका उत्तर आने की वजह से उनको सस्पेंड किया। अभी सस्पेंड करने का मतलब क्या है कि उनका जितने भी एग्रीमेंट अभी जहां आप रजिस्टर करने वाले हो, सेल करने वाले हो, इवन आफ्टर दी प्रोजेक्ट लैप्स हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने रोका है, मतलब एडिशनल बांधकाम मतलब एग्रीमेंट होगा नहीं। दूसरा, जो बैंक अकाउंट है, रेरा डेसिग्नेटेड सेपरेट बैंक अकाउंट होती है, जहां 70% रॉयल्टी का पैसा जमा किया जाता है, उस बैंक को भी ये बताया गया कि आपका रेरा डेसिंग अकाउंट को फ्रीज किया जाए। ये सब देने की वजह से क्या होगा, अभी प्रमोटर थोड़ा जागरूक हुए हैं और मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में जिनका जिनका प्रोजेक्ट रुका है वो आगे जाएगा। और दूसरा, यदि ऐसा 1750 जो प्रोजेक्ट अभी सस्पेंड किया है, इन लोग का अलॉटी को भी ये पता चलेगा कि हमारा जो है खरीदार जो है उनको भी पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर सस्पेंशन हुआ है, तो इकट्ठा आके एक एसोसिएशन अलॉटी बना के वो मारेरा के पास अप्रोच कर सकते हैं, जिसका माध्यम से यदि डेवलपर बैंकरप्ट हुए या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो रेरा ये प्रोजेक्ट जो है उनको देंगे। किसको देंगे? वो एसोसिएशन अलॉटी, जिसको हम बोलते हैं संघ। तो गृह निर्माण का एक संघ बनेगा, एसोसिएशन अलॉटी बनेगा, उन लोग जो है रेरा में जाके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक प्रस्ताव दे सकते हैं और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जो बंद हुआ प्रोजेक्ट, सस्पेंड किया हुआ प्रोजेक्ट अपना एसोसिएशन अलॉटी को मिल सकता है, ग्राहक को मिल सकता है और ग्राहक अपने नया कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हुए या बाकी का पैसे भुगतान करते हुए देते हुए और रेरा में जो स्टॉल जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, वो सब पैसा लेते हुए और बैलेंस जो फ्लैट बेचना है वो भी बेच के पैसे इकट्ठा करके अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि अलॉटी को थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर ये काम मारेरा का जिम्मेदारी है, उन्होंने ये सही ढंग से अच्छे तरह से एक कदम उठाया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी अनुराग ने एक बताया है, थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं, महारेरा किन और प्रोजेक्ट्स पर एक्शन लगाने की तैयारी कर रहा है, तो देख लेते हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह की ये रिपोर्ट। देखिए, महारेरा का जो ये एक्शन है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर, वो 1750 प्रोजेक्ट्स पर रेरा के द्वारा एक्शन लिया गया है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 761 प्रोजेक्ट है, पुणे रीजन के अंदर 628 प्रोजेक्ट है, नॉर्थ महाराष्ट्र में 135, विदर्भ के अंदर 110, मराठवाड़ा के अंदर 100 प्रोजेक्ट है। तो इस एक्शन के बाद जहां पर टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है इन प्रोजेक्ट्स का रेरा रजिस्ट्रेशन, तो उनके जो बैंक अकाउंट है इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वो फ्रीज हो जाएंगे। प्रोजेक्ट अपना विज्ञापन नहीं दे सकता बिक्री के लिए, फ्लैट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, फ्लैट नहीं बेच सकता रेरा के एक्शन के बाद। तो इसके साथ साथ रेरा ने इन 1700 प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है लोकेशन के साथ वो भी वेबसाइट पे डाली है, तो होम बायर है वो रेरा की वेबसाइट पे जाकर उसकी भी जानकारी ले सकता है। रेरा ने साफ साफ जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा है कि होम बायर जो है उसको सतर्क रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट करते समय और घर खरीदते समय इन लैप्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले रेरा के द्वारा 6638 प्रोजेक्ट पर शो कॉज नोटिस दिया गया था और 30
दिन का वक्त दिया गया था, क्योंकि जो टाइमलाइन बताई गई थी रेरा को इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में और लोगों को घर का पोजीशन देने में, तो वो पूरी नहीं कर पाए थे प्रोजेक्ट। तो रमेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि बिल्डर्स क्यों कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं? रेरा की गाइडलाइंस के साथ बिल्डर्स को क्या दिक्कतें हैं? देखिए, अभी तक उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। पहली बार महारेरा ने उनको रजिस्ट्रेशन दिया, उनको लगता है कि महारेरा कोई भी एक्शन नहीं लेगी या रेरा कोई एक्शन नहीं लेती है, तो ये टेक फॉर ग्रांटेड था। और कई बार ग्राहकों को बोलते हैं आपको जिधर भी जाना है आप जाइए। तो ये जो मंशा है वो रोकने के लिए एक आया है, और मुझे नहीं लगता है कि डेवलपर को ये सब इंफॉर्मेशन देने में कोई दिक्कत है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी जो लाना चाहते थे रेरा, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन का अभी जो एक्शन जो महारेरा ने लिया है वो बहुत बधाईदायक है। और मुझे लगता है आने वाला दिनों में बाकी का रेरा भी ऑल ओवर इंडिया इसके हिसाब से काम करेंगे, और जो बिल्डर काम नहीं करते थे, प्रमोटर नहीं करते थे, अभी उनको करना मजबूर होगा। और मुझे लगता है कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक सेबी जैसा ही आने वाला दिनों में पूरी सेक्टर को रेगुलेट करेगी, और ग्राहकों को पूरा रक्षण 100% मिलने वाला है। और कुछ ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये प्री रेरा का है, लेगेसी प्रोजेक्ट्स है, ये अभी का प्रोजेक्ट्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी रमेश जी, शुक्रिया करेंगे आपका पूरी जानकारी के लिए। काफ़ी अच्छी चर्चा रही आपके साथ, लेकिन समय की कमी के कारण यहीं आपका शुक्रिया करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है बुलेटिन को समाप्त करने का, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।